Okay. Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding our yesterday's topic, you can ask me. So I guess there is no problem. No problem, ma'am. Okay. So today we are going to start this towards civil disobedience. Yesterday I gave you some preview of this topic. That's what we are gonna study in this. A short preview I gave you yesterday. So let's start reading. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. February 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो वापस से विड्रॉ कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ये कई सारी जगहों पर सत्याग्रही जो थे वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए थे। जो चीज उनको नॉन वायलेंस के साथ में करनी थी, अहिंसा के साथ में करनी थी, वहीं अब उसके ऑपोजिटली वो जाकर के अहिंसा कर रहे थे बहुत ज्यादा। He felt the movement was turning violent in many places and सत्याग्रहीज needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कई सारी जगह पे ये वायलेंस जो हो रहा था, उसके बाद उनको लगा कि अब लोगों को वापस से एक तरीके से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई ये जो मास स्ट्रगल है ये किस तरीके से करना है, या क्या इसके बेसिक रूल्स जो है वो किस तरीके से फॉलो करने हैं, और वायलेंस का यूज तो इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in the election to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. अब कांग्रेस के अंदर ही, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कि काफी ज्यादा लोग जो थे उन्होंने इस मूवमेंट के तहत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत, इलेक्शन जो है उससे अपने आप को अलग कर लिया था, बॉयकॉट कर लिया था काउंसिल इलेक्शंस जो होने वाले थे। लेकिन अब जब ये बहुत ज्यादा 1922 के अंदर कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई और इन लोगों ने, सत्याग्रही जो थे, वॉयलेंस ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करा, तो सब जगह पे बहुत ज्यादा केओस हो गया। और कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर्स को लगने लगा कि अब ये मास स्ट्रगल का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, और वो लोग उस चीज से पूरी तरह थक चुके थे और वो वापस से पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शंस के अंदर। जो काउंसिल इलेक्शंस होने थे उसके अंदर उन लोगों ने वापस अच्छा जाहिर करी कि हम तो वापस इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया होगा जिससे हम अंदर, सरकार के अंदर रह करके ही उनको बता सकते हैं कि उनकी नीति या उनकी पॉलिसीज या स्कीम्स जो भी वो फ्रेम कर रहे हैं वो कहाँ पर गलत हो रही है। तो ये जो काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन होने थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत सेटअप थे कि हाँ अब हमें ये काउंसिल इलेक्शंस करवाने हैं, उस तरीके से। They felt that it was important to oppose ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि उनको ये लगता था कि अगर हम इन काउंसिल इलेक्शन को लड़ेंगे और अंदर पार्टिसिपेट करेंगे प्रॉपरली, तब सरकार के अंदर रह करके हम उनकी पॉलिसीज जो है, ब्रिटिश पॉलिसीज, उनका विरोध कर सकेंगे। आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, और फिर बहस करेंगे कि आप इस चीज को बदलिए। एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, और उन्हें ये भी बताएंगे कि भाई ये जो आप काम कर रहे हो ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है, सही मायनों में ये डेमोक्रेसी नहीं फॉलो हो रही है। C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. अब यहाँ पे दो नाम उठ करके आ रहे हैं जो कि कांग्रेस के अंदर ही लीडर्स थे, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही, विद इन द कांग्रेस, इन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म कर ली थी, स्वराज पार्टी। और उन्होंने आर्ग्यू किया था कि वो वापस काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, यानी कि वो जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे। But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. और वहीं दूसरी तरफ जो यंग लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो बोल रहे थे कि हमें तो इस एकदम जो ये फ्रीक्वेंट मास एजिटेशन हो रहा है, रेडिकल मास एजिटेशन जो हो रहा है, उसी में हम विश्वास करेंगे, यानी कि जो इकट्ठा होकर के ये जो विरोध किया जा रहा था, इससे ही एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के चेंजेस लाए जा सकते हैं और पूर्ण स्वराज जो है वो हासिल किया जा सकता है, यानी फुल इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल की जा सकती है। और ये उस चीज का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे कि आप काउंसिल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और वहां रह करके उनकी पॉलिसीज का विरोध करेंगे तो जाकर के चेंज होगा। तो ये अब कांग्रेस के अंदर ही
दो फैक्शंस जो है वो बन गए थे। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, देन अब जब इस तरह की सिचुएशन हो गई थी तो इंटरनल डिबेट और डिसेंशन चल रहा था। दो फैक्टर्स हो गए थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दे रहे थे। लेट 1920s की बात है ये, जब ये सब चीजें हो रही थी कि कांग्रेस के अंदर ही काफी ज्यादा चेंजेस, मतलब चेंजेस तो नहीं, एक तरीके से उनके अंदर ही काफी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियन वाली चीजें हो गई थी। वो एक दूसरे के पॉइंट्स पे अग्री नहीं कर रहे थे और वो चाह रहे थे सब अपने अपने तरीके से डील करना चीजों को। तो इसके कारण एक अलग ही कंटेंशियस क्वेरलिंग हो रही थी, यानी कि लड़ाई हो रही थी एक अंदर ही अंदर। तो उसका आगे जाकर क्या इफेक्ट रहेगा और कैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है उसका असर क्या रहेगा जब आएगा वो। तो ये सारी चीजें जो इंडिया में चल रही थी, कांग्रेस के अंदर चल रही थी, उसके बहुत ज्यादा चेंजेस आपको आने वाले पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फैक्टर्स अगेंस्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। अब इतना ज्यादा वाद विवाद और कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उससे इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत असर पड़ा लेट 1920s की तरफ जब जा रहे थे तब। द फर्स्ट वॉर द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। सबसे पहली चीज क्या थी, पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी आ चुकी थी, डिप्रेशन आ चुका था, उसका असर पड़ रहा था। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। अब ये इंटरनल डिबेट चल रहा है 1920s की तरफ। आगे जब 1926 और 30 तक पहुंचते हैं तब वहां पर ये एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड वो चल रहा है, यहाँ पर डिप्रेशन चल रहा है, तो उसका असर दुनिया पे जब पड़ रहा है तो इंडिया पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्राइसेस धीरे धीरे गिरने लगी और 1926 से गिरना शुरू हुई और 30 तक आते आते पूरी तरह कोलैप्स हो गई, खराब हो गई। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, पीसंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। अब सारी चीज जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, वही रेवेन्यू डिमांड से शुरू हुई थी। जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट किया, परमानेंट सेटलमेंट किया, या इस तरह की डिमांड उन्होंने सेट कर दी थी। जब पूरे वर्ल्ड में इतना इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा था तो इंडिया के अंदर भी ये चीज कोई नई नहीं थी। यहाँ पे भी एग्रीकल्चर से मिलने वाला जो प्रोड्यूस था, जो गुड्स थे, वो धीरे धीरे उनकी प्राइसेस कम हो रही थी। एक्सपोर्ट जो बाहर किया जा रहा था वो भी अब कम हो गया था। तो जो वहाँ के किसान थे उनको बहुत दिक्कत हो रही थी कि उनकी जो फसल उगी हुई है उसको सही दामों पर कैसे बेचे और फिर जो ये रेवेन्यू टैक्स उन पर लगाया हुआ था उसको कैसे पे करें। By 1930s the countryside was in turmoil। और 1930s से आते आते ये जो जगह थी कंट्री साइड, मतलब एज एन विलेज एरिया जो था, वो दिक्कतों में आ चुका था। टर्मोइल एज एन एक्सट्रीम कंफ्यूजन और एजिटेशन में वो चेंज हो चुका था। समझ में आया सेकेंड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, No, ma'am. नो मैम। ओके, देन okay, against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी तो वहीं ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठा दिया था और वो था जो उनके हेड थे उस कमीशन के, वो थे सर जॉन साइमन। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये इसलिए बिठाया गया था क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसके रिस्पॉन्स में बिठाया गया था कि किसी भी तरह इसको सप्रेस किया जा सके। द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। और ये कमीशन इसलिए बिठाया गया था कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो उनके द्वारा लागू था यहाँ पर उसको प्रॉपरली चलाया जा सके और इसके अंदर अगर जो भी नीडेड चेंजेस हैं वो कर सकें। The problem was that the commission did not have a single Indian member। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए ये एक कमीशन बैठा रहे हैं, वहां का हेड जो है वो भी वहां का ही व्यक्ति है और इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के लोगों के लिए काम करने की इन्होंने कमीशन बैठाया। और एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कमीशन में थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर जो है वो इन्वॉल्व नहीं था इस कमीशन के अंदर। वो सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिश थे, देवर ऑल ब्रिटिश। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ
क्योंकि इस चीज को आगे जाकर के आपने सुना होगा, ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो है, जो सर जॉन साइमन के अंडर था, इसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया था, ठीक है। और वहां पर फिर बाद में जाकर के नारे लगने लगे, जब ये आया इंडिया तब इसको नारे लगने लगे गो बैक साइमन करके, ठीक है। अब ये सारी चीजें हुई हैं। साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 के अंदर, और उसका स्वागत किया गया था गो बैक साइमन कह करके, स्लोगन दिया गया था। सारी पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये सारी जो है पार्टिसिपेट करी थी इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में कि ये गो बैक साइमन वाली जो चीज हो रही थी इसका विरोध करते हुए, उसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी, क्योंकि भाई इंडिया के लिए काम करना है और इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं किया तो फिर वो सबसे बड़ी चीज हो जाती है। तो अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go Back Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstrations. In an effort to win them over, the Viceroy, Lord Irwin, announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. अब यहाँ पे इन्होंने साइमन कमीशन वाली चीज इन्वॉल्व कर दी थी। तब यहाँ पे दूसरे लॉर्ड वाइसरॉय जो थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर में 1929 के अंदर, जिनको अनाउंस किया गया था एज एन वाइसरॉय, उन्होंने एक बहुत ही वेग ऑफर दिया इस चीज को दबाने के लिए, जो क्लियरली नहीं बताया गया था कि क्या उसके अंदर इन्वॉल्व होना है, ठीक है। इसीलिए ये बोला गया है कि एक वेग ऑफर दिया था डोमिनियन स्टेटस का। यहाँ पे इंडिया जो है उसके अंदर स्पेसिफाइड नहीं था उसका फ्यूचर, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके तहत ही जो इन्होंने ये डोमिनियन स्टेटस वाली चीज बोली थी, इसके अंदर इन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो डिस्कस करनी थी कि आगे जाकर के आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरह का होगा। वो उनका बेसिक उस चीज का जो अनक्लियर्ड आइडिया जो था वो ये था कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है आपको दी जाएगी, लेकिन किस तरीके से दी जाएगी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मेंशन की जाएगी, वो आपको मेंशन पूरी तरह उन्होंने नहीं किया। सिंपली उसके लिए उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। आगे जाकर के एक नहीं 2 से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होगी। जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उनका फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस होना था। अब क्या होता है आगे जाकर के वो देखते हैं। This did not satisfy the Congress leaders. अब इस चीज से, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहां पे इनका संविधान डिस्कस होना था, उससे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाई नहीं हुए। The radicals within the Congress led by जवाहरलाल नेहरू and सुभाष चंद्र बोस became more assertive. अब जो यहाँ के लीडर्स थे, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लीडर्स थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के इनको गुस्सा आया या ये पूरी तरह अग्री नहीं करे। The liberals and the moderates, who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion, gradually lost their influence. जितने भी liberals और moderates जो ये प्रपोज कर रहे थे कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम लाया जाना चाहिए, वो भी ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर, यानी ब्रिटिश जो है वो सुप्रीम पावर होगा और उसके अंडर ही आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना लो, और उनके अंडर उनकी एक ये जो चीज थी, वो अपना हक जो है कहीं ना कहीं मेंशन कर ही देते थे। वो पूरी तरह हमें आजादी नहीं दे रहे थे। वो बस बोल रहे थे कि हाँ ठीक है आप आजाद हो, या आपको आजादी मिल जाएगी और आप अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कर लोगे फ्रेम, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना पॉइंट रख देते थे। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट रखा गया है वो यही है कि वो अपना हक नहीं छोड़ रहे थे। तो जब उन्होंने ये चीज प्रपोज करी थी तो धीरे धीरे इनका जो इन्फ्लुएंस था, इनका जो प्रभाव था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोगों को समझ आने लगा कि ये सही नहीं है। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Poon Swaraj or full independence for India. December 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर लाहौर कांग्रेस ने फॉर्मल तरीके से डिमांड कर दी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी आजादी चाहिए। आप जो ब्रिटिश डोमिनियन वाला स्टेटस जो रख रहे हो इसको हटाओ, हमें तो पूरी तरह से आपसे आजादी चाहिए, फॉर्मल तरीके से। ये यहाँ पे पॉइंट रखा गया था। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle to complete independence. अब ये चीज यहाँ पे ऐसे बताई गई है कि इन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई 26 जनवरी 1930 जो है उसको हम एज एन इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे, और हम फिर प्रतिज्ञा लेंगे कि किस तरीके से हमने पूरे अपना ये जो संघर्ष है इंडिपेंडेंस का वो कैसे कंप्लीट किया है।
बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन ये जो सेलिब्रेशंस थे इससे बहुत कम लोगों को का ध्यान उस तरफ गया. So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. तो महात्मा गांधी ने एक तरीका निकाला कि जिससे ये जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है एक आजादी को लेकर के, जो उनकी क्लियर आइडिया नहीं जो समझ में आ रहा है, लोग बाग फील नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसके इश्यूज से जोड़ करके इस तरीके से दिखाया जाए कि लोग बाग उस फ्रीडम की तरफ आकर्षित हों और आने वाले समय में जो भी देश के अंदर चीजें होने वाली हैं फ्रीडम को लेकर के, उस पर उनका ज्यादा ध्यान हो और वो इन्वॉल्व हो. ये चीज यहाँ पे बोली गई थी. अब ये जो लाइन है, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, लेकिन लोग बागों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था. समझ में आया? इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके. अब ये जो इन्होंने रोजमर्रा वाली चीज लिखी है कि एवरीडे लाइफ के जो भी इश्यूज हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं, उसको हम जोड़ेंगे इस मूवमेंट से. तो उसमें सबसे पहला जो था वो था सॉल्ट. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस समय में ये कानून बना रखा था कि आप अपना नमक जो है वो खुद से नहीं बना सकते और आपको नमक खरीदना पड़ेगा जो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं. और वो नमक जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में, भले वो गरीब हो, अमीर हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या पीजेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनकी अलग अलग डिमांड होती है. ठीक है, और सब यूज करते हैं नमक को. तो सब जब खाते हैं, वो एक एसेंशियल आइटम है खाने का, तो वो जोड़ लिया उन्होंने रोज की एवरीडे लाइफ से. एक ऐसा कानून जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा है, उसको कैसे आप ऑल्टर करोगे, वो इस चीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसके अंदर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, थोड़ा सा प्रभाव अपना उस पर डाला, इन्फ्लुएंस किया उन लोगों को कि किस तरीके से आप इस कानून को तोड़ सकते हो और अपनी जो रोजमर्रा की जीवन में जो इस्तेमाल आने वाली चीज है वो आप अपने आप से बना सकते हो. और ये शुरुआत होगी इन लोगों से आजादी पाने की. पूरी तरीके से जो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला जो पॉइंट है वो आप पूरी तरीके से अचीव कर सकते हो. इस पे ध्यान देते हुए इन्होंने ये कानून तोड़वाना शुरू करा, क्योंकि लोग बाग पहले अपने आप को फ्रीडम से रिलेट पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे. उनके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की तरह बन के रह गया था. ठीक है. महात्मा गांधी फाउंड इन अ सॉल्ट पावरफुल सिंबल that could unite the nation. उनको लगा ये जो नमक वाली चीज है ये एक सिंबल की तरह होगा, पावरफुल सिंबल की तरह होगा, जहां पे लोग बागों को पूरे नेशन के आप यूनिटी के अंदर ला सकते हो. On 31st January 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. 31 जनवरी 1930 को उन्होंने, जो वहां के वाइसरॉय थे इरविन, लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes from industrialist to peasant. कुछ ये जो 11 डिमांड रखी गई थी उनके अंदर जनरल चीजें थी और कुछ जो थी स्पेसिफिक डिमांड्स थी जो अलग अलग क्लासेस, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजेंट तक के लिए थी. The idea was to make the demands wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. ये जो चीज करी गई थी जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी थी वो बेसिकली इस तरीके से मेंशन थी कि सारी ही क्लासेस जो है इंडियन सोसाइटी की वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो. ठीक है, अपने आप को रिलेट कर सके इस चीज से और सारे ही लोग जो है वो इस यूनाइटेड कैंपेन के अंदर आ जाएं, यानी कि एक यूनिटी के साथ में इस कैंपेन में इन्वॉल्व हो जाएं. ये चीज बेसिकली वहां पे मेंशन थी. उन 11 डिमांड्स को जो रखा गया था उसका मोटिव यही था.
The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. सबसे important चीज जो 11 डिमांड के अंदर थी कि आप जो salt पे टैक्स लगा रहे हो वो हटाओ. Salt was something consumed by the rich and the poor alike and it was one of the most essential items of food. Salt जो है वो एक ऐसी चीज है जो गरीब भी खा रहा है और rich भी खा रहा है और वो एक essential item है. The tax on salt, the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. जो ये टैक्स लगा रहे थे सॉल्ट पर, ये उन्होंने महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये सरकार की मोनोपोली है इसके प्रोडक्शन को लेकर के, ये नहीं सारा फायदा वही लेना, इससे बनाने वाला जो फायदा मिल रहा है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है और इसका सारा फायदा जो है इस पर टैक्स एक्स्ट्रा लगा करके वो फायदा उठा रहे हैं. तो महात्मा गांधी ने रिवील किया कि ये सबसे खराब चीज है ब्रिटिश रूल की. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time. Please conjure up your problems related to this chapter. We'll discuss all of your problems on Monday. And till then, have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Welcome. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.